हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पेपर 1 की पीवाईक्यूज़ देख रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम पीवाईक्यूज़ से हमको ये आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन में कौन कौन सा सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। टॉपिक और क्वेश्चन से पता चलता है कि देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या से हम सारा पूरा उसका निचोड़ समझ लेते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्ज़ाम में, है ना। ये सारी चीज़ें हमको आइडिया मिल जाता है यहाँ से। तो आप पीवाईक्यूज़ एग्ज़ाम में ज़रूर लगा कर जाइएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना होगा, है ना। सो फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हमारे हेल्पफुल रहते हैं। और इसमें हमको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं, है ना। से इट इज़ सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। ओके, सो इसका देखिए फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 101 नंबर का। वर्तमान वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते क्रम के आधार पर देशों की सही श्रृंखला को पहचानिए। तो इसमें हमको ये जो हमें क्या है, ये हमको देशों के नाम दिए गए हैं, इनको हमें सही से अरेंज करके लिखना है। ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको यहाँ से इसकी व्याख्या द्वारा समझ लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, फर्स्ट है चीन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में दिया है 11,680.42। ओके, और सी नंबर पे है यूएसए, और थर्ड नंबर पे है भारत, फोर्थ नंबर पर है रूस और फिफ्थ नंबर पे है जापान। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है। पहले ये 2021 में और फिर 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। ओके, सो आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 102 नंबर का। बायोगैस का कैलोरी मान लगभग कितना होता है। तो इसका हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर। कि इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। व्याख्या दी गई है, बायोगैस एक प्रकार का ईंधन है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राथमिक घटक हैं। यह जैविक कचरे जैसे कृषि अपशिष्ट, खाद्य पौधों की सामग्री, हरित अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट तथा गोबर आदि उत्पन्न होती है। बायोगैस का कैलोरी मान 4800 से 6900 किलो कैलोरी प्रति घन मीटर तक अलग अलग होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसोल में इसके गठन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा घटक बहुयातायात है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सल्फेट। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक प्रारूपिक महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसोल है, इसके घटक के अनुसार सल्फेट संगठक बहुयातायात है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों को अल्प आयु जलवायु प्रदूषक कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी, सी और डी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आपको एज इट इज़ प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, और हो सकता है इसकी व्याख्या से भी आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो इसकी व्याख्या दी गई है, अल्पायु जलवायु प्रदूषक वातावरण में प्रदूषण के कारण है और यह कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक नुकसानदेह है। दिए गए प्रदूषकों में से निम्नलिखित प्रदूषक अल्पायु जलवायु प्रदूषक है। फर्स्ट है ब्लैक कार्बन, सेकेंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, थर्ड है मीथेन और फोर्थ है सतही ओजोन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 105 नंबर का। बायोगैस में दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
व्याख्या द्वारा समझते हैं। व्याख्या दी गई है, बायोगैस एक नवीनीकरणीय ईंधन है और यह जूठन, बचा हुआ भोजन, पशु मल मूत्र, पौधों की सामग्री इत्यादि के अपघटन से उत्पादित किया जाता है। बायोगैस के घटक, यौगिक और उनके सूत्र भी दिए हैं और मात्रा दी गई है। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इसकी मात्रा है 50 से 75%। ओके। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 25 से 50 और थर्ड है नाइट्रोजन N2 0 से 10, हाइड्रोजन है H2 0 से 1 और फिफ्थ है अन्य H2SO2 एक्ट 0 से 3%। ओके। सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 106 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, कोयला और तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस वैश्विक तापन इकाई ऊर्जा में बहुत कम योगदान देती हैं। कारण आर है, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन प्रति कार्बन परमाणु तेल या कोयले से कम होते हैं। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। कोयला और तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस वैश्विक तापन इकाई या ऊर्जा में बहुत कम योगदान देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत पूर्ण आंतरिक दहन की प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन प्रति कारण परमाणु तेल या कोयले से अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ मुक्त कणों और प्रोपन का मिश्रण होता है, जो कि एक मुख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं, किंतु पूर्ण आंतरिक दहन की प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं होता। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको 107 नंबर का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की मात्रा खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 μgl -1 L की पावर -1 से। ओके। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की मात्रा 10 μgl की पावर -1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्सेनिक प्रदूषित जल के उपयोग से कुष्ठ रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े एवं रक्त विकार संबंधी रोगों के अतिरिक्त हाइपर केरोटोसिस, माइक्रोडियल आदि होने का खतरा रहता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 108 नंबर का। प्रज्वलन की प्रक्रिया की अवधि में निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पादित होते हैं। तो इसका हमारा चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, बी और ई। ओके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, प्रज्वलन की प्रक्रिया की अवधि में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ओजोन वायु प्रदूषक उत्पादित होते हैं। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 109 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, कथन फर्स्ट है मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, जिसे कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, का ऑक्टेन निर्धारण गैसोलीन की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। ओके। कथन सेकेंड है, मेथनॉल गैसोलीन अथवा डीजल की तुलना में अधिक उच्च लो तापक्रम के साथ जलता है और इस प्रकार यह NOx को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट सत्य है, किंतु कथन सेकंड असत्य है। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन फर्स्ट सत्य है, क्योंकि मेथनॉल CH3OH, जिसे कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, यह ऑक्टेन निर्धारण गैसोलीन की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। यह एवं कथन सेकंड असत्य है, क्योंकि मेथनॉल गैसोलीन अथवा डीजल की तुलना में कम लो तापक्रम के साथ जलता है, यह NOx कम मात्रा में उत्पन्न करता है, इसलिए विकल्प डी सत्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है,
के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, ओजोन का सतही स्तर पर संकेंद्रण रात में घट जाता है कारण आर। परावैंगनी विकिरण ओजोनों का अन्य घटकों में प्रकाश अपघटन करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, ओजोन का सतही स्तर पर संकेंद्रण रात में घट जाता है, यह अभिकथन सत्य है। अतः इसके संदर्भ में दिया कारण परावैंगनी विकिरण ओजोनों का अन्य कारकों में प्रकाश अपघटन करता है भी सत्य है, लेकिन आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु का धूम कोहरा मुख्यतः ओजोन और अन्य प्रदूषकों के प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल निर्माण से जुड़ा है। और कथन सेकेंड है हमारा, ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा ग्रीष्म ऋतु के धूम कोहरे का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकेंड असत्य है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, ग्रीष्म ऋतु का धूम्र कोहरा मुख्यतः ओजोन अन्य प्रदूषकों के प्रकाश रासायनिक निर्माण से जुड़ा होता है। यह स्मोक प्रवाह गर्म क्षेत्रों एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है तथा ग्रेट लंदन स्मोक आपदा शीत ऋतु में हुई थी। यह शीतोष्ण धूम कोहरे का उत्कृष्ट उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 112 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हो जाएगा, सूची 1 में दिया गया है ओजोन क्षरित पदार्थ और सेकंड में दिया गया है इसके नाम। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पे दिए गए हैं C3H7, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा HFC। ओके, सेकेंड है C2FH3Cl2, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCFC। ओके, थर्ड है हमारा C2F4Cl2, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा CFC। ओके, और डी नंबर का दिया है हमको CF3Br, तो इसका हमारा राइट हो जाएगा हेलोनेंस। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 113 नंबर का, पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न वायुमंडलीय परतों का उपस्थिति का सही क्रम क्या है। तो हमको इसका सही क्रम बताना है, सही क्रम में अरेंज करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसको देखिए यहाँ से समझ लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, देखिए डायग्राम भी बना के दिया है आपको। तो फर्स्ट है आपका, ऊपर से देखते हैं ई नंबर से, तो बहिर्मंडल दिया है, सेकेंड पे दिया गया है तापमंडल, और थर्ड पे है मध्यमंडल, और फोर्थ पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो आप इसको यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ओके, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 114 नंबर का, नीचे दो कथन दिए गए हैं हमको। कथन फर्स्ट है, प्रदूषक स्रोतों से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का अल्प परिमाण में उत्पादन होता है। कथन सेकेंड है, अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पादन वायुमंडल में फोटो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट है और कथन सेकेंड दोनों हमारे सही हैं। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक गैसीय वायु प्रदूषक है। बाहरी हवा में NO2 और अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड कण वायु प्रदूषक तथा ओजोन का निर्माण करने में योगदान देते हैं। यह मुख्यतः कार, बस आदि वाहनों, पावर प्लांटों से निकलने वाले धुएं के साथ वायु में मिलता है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की गई रासायनिक प्रतिक्रिया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पादन इस प्रक्रिया में बहुयातायात होता है, अतः दोनों अभिकथन हमारे सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 115 नंबर का, ओजोन परत का ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनन होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 220 डॉप्शन इकाई।
ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, ओजोन परत के ओजोन क्षेत्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का सघन 220 डोवेसन इकाई है। तो इसका हमारा नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का, किस वायु प्रदूषक के मामले में हीजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड हीजिंग के मामले में सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है। हीजिंग सांस संबंधी एक रोग है जिसमें श्वास लेते समय सीटी समान उच्च ध्वनि का आवाज़ होता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको 117 नंबर का, असहित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान इंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में 33 से 35% कमी करने का भारत का लक्ष्य किसके संदर्भ में प्राप्त करना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 स्तर। ओके। सो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दी गई है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योग्यता पेरिस समझौते के अंतर्गत आने वाले देशों द्वारा अनुकूलित उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की राष्ट्रीय योजना है। असहित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में 33 से 35% कमी करने का भारत का लक्ष्य 2005 स्तर के संदर्भ में प्राप्त करना है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको 118 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014-2016 के दौरान स्थिर था। तर्क आर दिया है, 2014 और 2016 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियाँ मजबूती से परिनियोजित हुई। तो इसमें हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से हमारा सही उत्तर होगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014-2016 के दौरान स्थिर था। यह स्वागत योग्य परिणाम 2014 और 16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपायों और निम्न कार्बन तकनीकियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। सार्वभौमिक कार्बन उत्सर्जन में कार्बन वाली यह कमी चीन तथा OECD देशों में ऊर्जा उपयोग के बदलते पैटर्न का भी परिणाम है। ओके। सो अगला क्वेश्चन दिया गया है 119 नंबर का, निम्नलिखित ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही में व्यवस्थित करें। तो अवरोही में व्यवस्थित करना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। ईंधनों का उनके दहन के अनुसार प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधनों का उनके दहन के अनुसार प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अवरोही क्रम है। फर्स्ट है हमारा कोयला, सेकंड है गैसोलीन और थर्ड है प्रोपेन और फोर्थ है प्राकृतिक गैस। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 120 नंबर का। नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, वाष्पशील कार्बनिक रसायन सामान्यतः भूतल जल की अपेक्षा भूजल में सामान्यतः पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रदूषक तत्व हैं। कथन सेकेंड है, पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए BOCS कसौटी के मानदंडों में से एक है। तो इसमें से हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2 बार हमारा रिपीट हुआ है 2020 में ही, एक 30 सितंबर और 12 नवंबर को, है ना। तो ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन आपको रिपीट मिल सकते हैं।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन सेकंड गलत है, क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए वाष्पशील कार्बनिक रसायन VOCs कसौटी का मानदंड नहीं है। पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मानदंड है pH मान, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, गंदगी, क्लोराइड, क्षारीयता, कठोरता, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट इत्यादि। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको 121 नंबर का। निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन द्वारा समझ लेते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है। यह प्रदूषक श्वसन तथा हृदय एवं रक्त वाहिकाओं संबंधी रोगों के कारक हैं। सो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 122 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट पे दिए गए हैं हमको उत्सर्जित प्रदूषक और सेकंड पे दिए गए हैं पर्यावरणीय प्रभाव। ओके, तो ए नंबर पर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तपन को बढ़ाना। और बी नंबर पर दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण। ओके, सी पे दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा का निर्माण। ओके, फोर्थ पे है बेंजीन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हो जाएगा विषैले तथा कैंसर कारक। ओके, सो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 123 नंबर का। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमिता भविष्य दृष्टि। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के उद्यमिता भविष्य दृष्टि श्रेणी का पुरस्कार कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पुरस्कार अन्य 5 श्रेणियों लाइफ टाइम अचीवमेंट, पॉलिसी, लीडरशिप, कार्य और प्रेरणा, विज्ञान और नवाचार में प्रदान किया गया। वर्ष 2018 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के अन्य विजेता इस प्रकार हैं। विजेता के नाम आपको दिए गए हैं और श्रेणी भी दी गई है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर का। हमारे पर्यावरण के क्षरण विश्वव्यापी जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु UNEP ने निम्नलिखित में से किस विषय के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस 2019 के अवसर पर जोर दिया? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण की रोकथाम। ओके, सो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष यानी 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को मेज़बानी भारत ने की और इसका विषय प्लास्टिक प्रदूषण था। इस वर्ष अर्थात 2019 में इसकी मेज़बानी चीन कर रहा है और हमारे पर्यावरण के क्षरण हेतु विश्वव्यापी जागरूकता एवं कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय वायु प्रदूषण की रोकथाम है। ओके, सो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपवहन जन्य प्रदूषक है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अपवहन जन्य जनित आवश्यक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन एयर कंडीशनर और यह रेफ्रिजरेटर के द्वारा होता है। यह वह गैस है जो ओजोन
ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। वाहन जनित प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वाहन के धुएं से ईंधन दहन या ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन वाहन जन्य प्रदूषण है। वाहन जन्य प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। अन्य मानव जनित स्रोत निम्न हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा धुआं, उगलती औद्योगिक चिमनियाँ और ऑटोमोबाइल या मोटर वाहन। और थर्ड है घरेलू दहन। फोर्थ है बढ़ती जनसंख्या। फिफ्थ है वन विनाश। और सिक्स्थ है कचरा निपटान। और सेवन्थ है अनियंत्रित खनन। और एट्थ है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ओके, सो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको 126 नंबर का। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है ना। तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिसकी सूची निम्नलिखित है। फर्स्ट है PM 2.5, सेकेंड है PM 10 और थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ है O2 ओजोन, फिफ्थ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सिक्स्थ है NH3 अमोनिया, फोर्थ है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एट्थ है हमारा PV सीसा। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी अतिरिक्त गैसें दी गई हैं हमको विकल्प में। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन CH4 ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 127 नंबर का। निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। ओके, सो एक्सप्लेनेशन द्वारा समझ लेते हैं हम इसको। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की मिश्रित मात्रा के अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, यह वायु में कुछ अतिरिक्त और विषाक्त गैसें या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। अर्थात ये प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं, जबकि ओजोन और पेन इत्यादि गैसें गौण वायु प्रदूषक मानी जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 128 नंबर का। जैव आवर्धन क्षमता कारक के आधार पर निम्न रसायनों का कौन सा बढ़ता क्रम सही है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन द्वारा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसे प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनका सामरण भी बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा क्लोरोफार्म, सेकेंड है क्लोरोडेन और थर्ड है बेंजीन, फोर्थ है DDT। ओके, सो यहाँ पे क्लोरोफार्म दिया गया है। यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग रसायन और साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। क्लोरोडेन, इसका क्लोरोडेन होता है। क्लोरोडन एक आर्गोनो क्लोरीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। थर्ड है बेंजीन, यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो कार्बन परमाणुओं से बना होता है। DDT डाई क्लोराइड फेसिलो क्लोराइसेन, यह एक रंगहीन, बेस्वाद और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया गया है जल प्रदूषण। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 129 नंबर का। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पानी में कठोरता होती है? ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल में धनायन। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। पानी में मौजूद सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। प्लस पॉजिटिव हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड
एवं कार्बोनेट आयनों की उपस्थिति के कारण पानी में कठोरता होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर का, अपशिष्ट स्थायीकरण कुंड है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, बी और सी। ओके, सो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन द्वारा समझते हैं। अपशिष्ट स्थायीकरण कुंड, इसे लेगून या स्थिरीकरण तालाब भी कहा जाता है। ये बड़े उथले तालाब हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश, बैक्टीरिया और शैवाल की परस्पर क्रिया के माध्यम से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसे मुख्यतः ऑक्सीकरण कुंड कहा जाता है। इसका प्रयोग रोगजनक एवं जैव अंशों को हटाने में प्रयोग किया जाता है। इसे प्राकृतिक शोधन तंत्र भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 131 नंबर का, जल में मल अथवा कागज़ की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों को डालने से अपघटकों द्वारा निम्न में से किस रसायन की खपत उद्दीपित होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। जल में मल अथवा कागज़ की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों को डालने से अपघटकों द्वारा ऑक्सीजन रसायन की खपत उद्दीपित होती है। अपघटन जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया है। अपघटन एक ऑक्सीजन युक्त प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की खपत होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अपघटक वे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने में मदद करते हैं, जैसे केंचुआ, कीड़ा, जीवाणु आदि। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको 132 नंबर का, NVOD का पूर्ण रूप है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। NVOD का पूर्ण नाम है नाइट्रोजन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो नाइट्रोजन यौगिक मुख्य रूप से NH3 के नाइट्रेट में ऑक्सीजन के दौरान खपत होने वाली ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्राइड का अस्थिर मध्यवर्ती है। ओके, सो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको 133 नंबर का, महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A, D, C और V। ओके, सो इसका यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में है तलछट सेंटीमीटर्स, और सेकंड है घुले हुए अजैविक पदार्थ, थर्ड है घुले हुए जैविक पदार्थ, और फोर्थ है जीव जंतु। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर का, पेयजल में क्लोरीन का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल A, C और E। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। जल उपचार में क्लोरीन का सबसे आम उपयोग पानी को कीटाणु रहित करना, गंध उपचार और लोहे और मैग्नीज को हटाना है, जिससे जल शुद्ध एवं उपयोग करने योग्य बनता है। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 135 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 हमारा जल प्रदूषक का प्रकार है और सेकंड उदाहरण दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका यहाँ पे समझते हैं। ए नंबर पे है विषाक्त प्रदूषक, तो इसका हो जाएगा बेंजीन। सेकंड है गैर विषाक्त प्रदूषक, तो इसका हो जाएगा क्लोरीन। और सी नंबर पर है स्थूल प्रदूषक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के डिब्बे। और फोर्थ नंबर पर है रोगजनक प्रदूषक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 136 नंबर का, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का स्रोत है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, औद्योगिक कचरा और गहन भूमिगत विचरण। ओके, तो इसमें एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भूजल का आर्सेनिक संदूषण भूजल प्रदूषण एक रूप है। यह भूजल के गहरे स्तरों में आर्सेनिक की
सांद्रता के कारण होता है। भूजल में आर्सेनिक के मुख्य औद्योगिक कचरा खनन, जीवाश्म ईंधन को जलाना, कृषि, आर्सेनिक कवकनाशी, गहन भूमिगत शाकनाशी और कीटनाशक का उपयोग आदि। आर्सेनिक से जल प्रदूषण विवेच की अधिक समस्या पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक प्रदूषित जल उपयोग से चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े के गुर्दे एवं विकास संबंधी खतरे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 137 नंबर का, जल संबंधी रोग शिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदूषित जल के साथ संपर्क से। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। शिस्टोसोमियासिस तब होता है जब आपकी त्वचा में ताज़े पानी के संपर्क में आती है जिसमें शिस्टोसोम वाले कुछ के घोंगे रहते हैं। शिस्टोसोम अंडे से ताज़ा पानी दूषित हो जाता है। जब संदूषित जल के संपर्क में आते हैं तो यह रोग हावी होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।